अवनी ने कह दिया था कि वो सिर्फ विवान से ही शादी करेगी। रंजीत ने इस बात को संभालने का वादा किया, पर वो सोचने लगे कि विवेक को क्या जवाब दिया जाए। तभी विवेक अपनी पसंद की लड़की सविता का हाथ पकड़कर रंजीत के सामने आकर खड़ा हो गया। विवेक ने कहा, मामा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी अवनी और रंजीत ने एक ही आवाज में कहा, विवेक, हमें भी तुमसे एक बात कहनी है। ये सुनकर वे चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उधर पुष्कर स्टिचिंग एरिया में घुसा और वहां मौजूद औरतों को देखकर चिल्लाने लगा। पुष्कर ने कहा, चलो चलो, सब लोग निकलो यहाँ से, मेहंदी वाले आ चुके हैं, जल्दी से गहने सिलेक्ट करो और मेहंदी लगवाने चलो, सब जल्दी निकलो। आशिका ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है पुष्कर भाई, आप अचानक इस तरह मैदान में कैसे उतर आए? हमेशा तो मेरे विवान भैया यहाँ मिलिट्री ऑफिसर की तरह खड़े रहते हैं, आज आप धौंस जमा रहे हो। पुष्कर ने कहा, वो कहीं गायब हो गया है आशिका, उसने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर वो ना रहे तो मुझे सब संभालना है, इसलिए अब आप सबको लाइन पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। लावण्या ने चिढ़कर कहा, क्या हम तुम्हें भेड़ बकरी दिखते जो तुम हमें लाइन पर लाओगे? अगर तमीज से बात नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी नाक टूटने का किस्सा याद है ना? पुष्कर ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, हाँ अच्छे से याद है। अब तुम लोग गहने सिलेक्ट करने जा रही हो या नहीं? लावण्या, तुम्हें तो विवान ने पहले ही गहने दे दिए हैं, तुम जाकर मेहंदी लगवाओ। लावण्या ने मुंह फुलाकर कहा, तुम्हारे कहने से मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। फिर उसने राजेश्वरी की तरफ मुड़कर शिकायत की, देखिए ना, ये अभी से मुझ पर हुक्म चला रहा है। राजेश्वरी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा, पुष्कर, उसे जो करना है करने दो ना, तुम क्यों मिलिट्री ऑफिसर की तरह ये करो और वो करो कह रहे हो? पुष्कर ने एक गहरी सांस ली और सबको समझाने लगा। पुष्कर ने कहा, ताई जी, ये कोई 2-3 दिन चलने वाली शादी नहीं है, हमें एक ही दिन में सारे फंक्शन निपटाने हैं। कल सुबह शादी है और शाम को रिसेप्शन, सब जल्दी करेंगे तभी तो होगा ना। प्लीज सब लोग कोऑपरेट कीजिए। सब औरतों ने एक साथ कहा, हाँ ये डर अच्छा लगा, अगर ऐसे प्यार से बोलोगे तो हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। हमने अपने गहने सेलेक्ट कर लिए और मेहंदी वालों को एक अलग कमरे में बैठा दिया है, हम बस कपड़े चेंज करके वहां आते हैं। पुष्कर ने राहत की सांस ली और कहा, जैसे भी आओ, बस जल्दी आओ। पुष्कर वहां से हटा और उसके साथ विघ्नेश भी चल दिया। सब औरतें तैयार होकर मेहंदी वाले कमरे में पहुंची तो वो कमरा रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। वहां गाने बजाने के लिए डीजे का पूरा सेटअप लगा था। पुष्कर ने लड़कियों के शौक देखकर पूछा, क्या इस सब की सच में कोई जरूरत थी? लड़कियों ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल जरूरत थी, हम एक शानदार शादी जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। विघ्नेश हंसने लगा और उसने चुटकी ली। विघ्नेश ने कहा, क्या तुम लोगों को ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? ये शादी पहले ही उलझी हुई है कि आखिरी वक्त तक पता नहीं कौन किसकी जोड़ी बनेगा और तुम लोग इसे शानदार शादी कह रही हो। लड़कियों ने कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस एंजॉय करने का एक बहाना चाहिए और अब तुम सब हमें एंटरटेन करोगे। हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। वो सब चली गई और विघ्नेश और पुष्कर मुंह ताकते रह गए। पुष्कर ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, हम शुरुआत से ही इन सब का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं क्या? ये औरतें क्या नई बात बोलकर गईं? अभिषेक ने लाचारी से कहा, भाई, मेरे घर की मालकिन का सख्त ऑर्डर आया है, अगर मैंने अपनी जुबान खोली या कोई गड़बड़ की तो वो मुझसे शादी किए बिना ही तलाक दे देगी और कोई दूसरा दूल्हा ढूंढ लेगी, इसलिए मैंने अब मौन व्रत धारण कर लिया है। विघ्नेश ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत करो यार, अगर वो तुम्हें छोड़ देगी तो विदेश में जो तुमने लेखा नाम की लड़की ढूंढी थी वो तो है ना, वो भी पुलिस में है और तुम पर काफी इंटरेस्ट ले रही थी। अभिषेक ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, लड़की तो वो भी अच्छी थी, पर मैं मीरा को जुबान दे चुका हूं, वरना तो मैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से मीरा आ गई। मीरा ने अपने हाथ बांधकर कड़क आवाज में पूछा, वरना तुम क्या कर लेते? अभिषेक ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और सकपका गया। अभिषेक ने मक्खन लगाते हुए कहा, वरना भी मैं उस लड़की को मना ही करता ना, मेरे लिए तो हमेशा मेरी मीरा ही सबसे जरूरी है, मेरी जान, मेरा दिल, सब कुछ सिर्फ मीरा का ही तो है, मैं तो यही कहकर आता भाई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे पता है तुम क्या कह कर आते। अब ज्यादा बकवास मत करो और चलो मुझे मेहंदी लगाओ। अभिषेक ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अरे बाबा, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। मेरे हाथ से डिजाइन खराब मत करवाओ। देखो वहां कितने अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट आए हैं, उनके पास जाओ। उनसे कहना कि हथेली पर तुम्हारे मंगेतर का नाम लिख दे। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई मंगेतर नहीं है। फालतू बातें छोड़ो और मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ, मैं बहुत थक गई हूं। मीरा वहां से चली गई और उसके जाते ही अभिषेक ने पुष्कर और विघ्नेश को पीटना शुरू कर दिया। अभिषेक ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों का काम मेरे परिवार में आग लगाना ही है क्या? तुम लोग मुझे बता नहीं सकते थे कि वो मेरे पीछे खड़ी है? पुष्कर ने हंसते हुए कहा, अगर बता देते तो तुम हीरो कैसे बनते भाई। अब हम जो भी कहें चुपचाप सुनना सीखो, वरना हम मीरा को सब सच बता देंगे। विघ्नेश ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ, हमने तो तुम्हें कम डायलॉग में छोड़ दिया, वरना तुम थोड़े और डायलॉग बोलते और 2-4 थप्पड़ और खा लेते। दोनों कमीनी मुस्कान के साथ हंसने लगे। अभिषेक ने गंभीर होकर पूछा, हम सब इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, अगर कोई हमें इस तरह बच्चों की तरह लड़ते देखेगा तो क्या सोचेगा? विघ्नेश का अंदाज अचानक बदला और वो संजीदा हो गया। विघ्नेश ने कहा, तुम सही कह रहे हो अभिषेक, पर हम बाहर सिर्फ नाटक कर सकते हैं, घर पर नहीं। अगर हम अपनों के बीच इस तरह हंस बोल नहीं पाएंगे तो वर्क प्रेशर से हमारा दिमाग फट जाएगा। जब भी मौका मिले फैमिली के साथ एंजॉय करना गलत नहीं है। काम और परिवार को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, तभी लाइफ का असली मजा है। पुष्कर ने विघ्नेश की पीठ थपथपाई और मजाक किया। पुष्कर ने कहा, वाह विघ्नेश, तुमने तो पूरा ज्ञान दे दिया। तुम सब कुछ सोच समझ कर करते हो और मैं यहाँ आधा पागल बनकर घूम रहा हूँ। तुमने सबको यही समझाया ना? अब तसल्ली मिल गई? विघ्नेश ने हंसते हुए उसके सिर पर एक चपत लगाई और कहा, पंडित जी को बुलाने के लिए कहा था ना, चलो चलकर मिलते हैं। और अभिषेक, तुम जाकर सबको जूस सप्लाई करो। उन दोनों ने अभिषेक को वेटर बना दिया और वहां से चले गए। विवान अपनी अवनी की यादों में डूबा हुआ था और सीक्रेट रूम से बाहर नहीं आया था। उसे तेज ठंड लगकर बुखार आने लगा था। उधर पुष्कर पूरी जिम्मेदारी से शादी का सारा काम देख रहा था। तभी विवेक वकील साहिबा सविता का हाथ पकड़कर सीधे रंजीत और अवनी के कमरे में घुस गया। अवनी और रंजीत ने चौंक कर उन्हें देखा कि आखिर इन्हें क्या चाहिए। विवेक को सविता का हाथ पकड़े देखकर अवनी तुरंत सविता के पास गई और उसका हाथ विवेक की पकड़ से छुड़ाया। अवनी ने शक भरे लहजे में पूछा, अरे पागल विवेक, इसे तो लड़कों से सख्त नफरत है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इसका हाथ पकड़ लिया? क्यों पकड़ा है तूने इसका हाथ? सविता ने आगे बढ़कर खुद विवेक का हाथ थामा और अपने दिल की बात कह दी। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इनका हाथ पकड़ना पसंद है दीदी, इसलिए पकड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अवनी ने हैरान होकर विवेक का चेहरा देखा जो शर्म से लाल हो रहा था। रंजीत सब कुछ समझ चुके थे और उन दोनों को ही देख रहे थे। विवेक ने रंजीत से खुलकर कहा, आप जो सोच रहे हैं मामा जी, वो बिल्कुल सच है। मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अवनी को बहुत बड़ा झटका लगा, पर वो अंदर से बेहद खुश थी। उसने जानबूझकर विवेक को फंसाने का नाटक किया। अवनी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए पूछा, तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहा था विवेक? हमने इस शादी के लिए इतनी तैयारियां की हैं, कल शादी है और तुम आज कह रहे हो कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है। ऐसे में मेरा क्या होगा? विवेक ने भावुक होकर अवनी को गले लगा लिया। विवेक ने इमोशनल होते हुए कहा, देखो अवनी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं बस तुम्हें किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था, इसलिए मैंने वो फैसला लिया था। पर अब मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। तुम्हें विवान पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसके साथ अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम, आदेश और विवान मिलकर एक हैप्पी फैमिली बनोगे। रंजीत ने चिढ़कर कहा, क्या तुम सबको मैं पागल दिखता हूँ? पहले तुम लोग आए कि हमारी शादी करवाओ, अब कह रहे हो कि तुम्हें भरोसा हो गया है और तुम शादी छोड़कर जा रहे हो। इसका क्या मतलब है? मैंने कई वीआईपी लोगों को इनविटेशन कार्ड भेज दिए हैं। अब क्या करूं मैं विवेक? विवेक ने सविता की तरफ देखा और आइडिया दिया। विवेक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मामा जी,
आप मंडप में दुल्हन बदलकर सविता को बिठा दीजिए। सविता ने विवेक के हाथ पर चूटी काटी और मना किया। सविता ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जब तक मैं अपनी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल नहीं कर लेती, शादी नहीं करूंगी। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सबको बोल दीजिए कि दूल्हा भाग गया और दूल्हा ही चेंज कर दें? रंजीत ने परेशान होकर कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम जैसे बच्चों के साथ मिलकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐन वक्त पर आकर तुम लोग ऐसा तमाशा कर रहे हो। अवनी ने विवेक को घूरते हुए पूछा, मुझे बस ये जानना है कि अचानक तुमने ये फैसला क्यों लिया? अगर तुम्हारा रीजन सही हुआ तभी मैं मानूंगी। रंजीत ने कहा, क्यों? कुछ देर पहले यहाँ आकर जो तुमने कहा था कि मुझे विवान चाहिए, क्या तुम वो भूल गई? विवेक ने हैरान होकर पूछा, आप दोनों क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या अवनी ने सच में ऐसा कहा? रंजीत ने सविता से कहा, हाँ, ये अभी यहाँ आकर आंसू बहा रही थी कि उसे सिर्फ विवान चाहिए और विवेक नहीं चाहिए। विवेक, तुम तो इस खेल में जबरदस्ती खुद को दूल्हा बनाकर ड्रामा कर रहे थे। बहुत बहुत थैंक्स सविता, तुमने उसके ड्रामे में अच्छी एक्टिंग की। विवेक ने सविता को अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। विवेक ने हक से कहा, ये कोई ड्रामा नहीं है मामा जी, ये सच है। हम दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया है। रंजीत ने उकता कर कहा, जो मर्जी आए करो तुम लोग। उधर पुष्कर 2-3 बार आकर विवान के बारे में पूछ चुका है कि वो काफी देर से गायब है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। तुम सब लोग मिलकर मुझे दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा दोगे। विवेक ने कहा, एक्सक्यूज मी, हम नए नए लवर्स हैं और इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मेरी एडवाइस यही है कि आप इस शादी की तैयारियों को अभी रोक दीजिए या फिर अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा दूल्हा ढूंढ लीजिए। अवनी ने विवेक का शर्ट पकड़कर खींच लिया। अवनी ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? दूसरा दूल्हा ढूंढे? मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दूल्हा है और वो सिर्फ विवान ही रहेगा। विवेक ये सुनकर हंसने लगा। विवेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये ड्रामा तुम्हें तभी कर लेना चाहिए था अवनी, अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम अपने दोस्त के लिए ना जाने क्या क्या नाटक कर रही थी। अब अगर तुम विवान से शादी करोगी तो वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। ये तुम दोनों का मामला है। मैं तो चला। बाय अवनी, बाय मामा जी। विवेक सविता को लेकर वहां से निकल गया। अवनी ने परेशान होकर रंजीत से पूछा, पापा, वो इस तरह पीछे कैसे हट गया? वो अचानक कैसे बदल गया? रंजीत ने कहा, जो मैंने देखा शायद उसने भी वही देख लिया होगा, इसलिए वो पीछे हट गया। अवनी ने पूछा, पर पापा आपने ऐसा क्या देखा जो मुझे अभी तक नहीं बताया? रंजीत ने कहा, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये सोचो कि विवान से इस शादी कर वो सब बातें बाद में करेंगे पहले ये सोचो कि विवान से इस शादी को रोकने के लिए कैसे कहें। अवनी ने कहा, आप उससे कुछ मत कहिए पापा, हम सीधे उससे मेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाएंगे। हम दोनों एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही अवनी हूं। मैं उसकी लाइफ में तान्या बनकर सिर्फ खुशियां दूंगी। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी अवनी हूं तो वो गिल्ट में आ जाएगा। मैं एक नई लड़की बनकर उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती हूं। तभी विघ्नेश कमरे के अंदर आ गया। विघ्नेश ने आते ही कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ रहा हूं। पापा, मैंने पंडित जी को मंदिर में बुला लिया है और उधर पुष्कर बार बार पूछ रहा है कि वो मेरी बहन की शादी कब करवाएगा। इन दोनों की शादी निपटाकर हम सीधे चर्च जाकर रिंग सेरेमनी कर लें क्या? रंजीत ने गुस्से में पूछा, क्या तुम लोगों को हर काम इतनी जल्दी में ही करना होता है? क्या तुम लोगों को आराम से शुभ मुहूर्त और नक्षत्र देखने की कोई आदत नहीं है? विघ्नेश ने उतावले होकर कहा, मुहूर्त तो देख लेंगे पापा, पर उस पुष्कर के पास सब्र नहीं है ना। सिर्फ एक अंगूठी की ही तो बात है, नीचे इतने गहने रखे हैं। 2 रिंग्स मांगेंगे तो क्या कोई मना करेगा? फटाफट काम खत्म करते हैं, क्या कहते हो? रंजीत ने थके हुए लहजे में पूछा, इन लोगों की गड़बड़ क्या कम थी जो तुम यहां आकर जोकर जैसा बिहेव कर रहे हो? विघ्नेश ने अपनी ही धुन में बोलते हुए कहा, क्या हुआ मामा जी, क्या दूल्हे राजा को चांदी के बड़े बर्तन में पानी चाहिए? कोई बात नहीं, ऊपर कहीं बड़े बॉक्स में चांदी का बर्तन रखा होगा, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। क्या मैं अपनी बहन की लाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? रंजीत ने अवनी की तरफ देखा और कहा,
अवनी, जो बात तुमने मुझसे कही थी वही इस अपने भाई को भी बता दो, ताकि इसका दिल फट जाए और ये यहीं ढेर हो जाए। अवनी विघ्नेश की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे विवान चाहिए। विघ्नेश ने विवान के कहे मुताबिक अपने सीने पर हाथ रख लिया और हैरान होकर खड़ा हो गया। विघ्नेश ने चौंक कर कहा, तुम क्या कह रही हो अवनी? मुझे लगता है मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। रंजीत ने अवनी से कहा, वो पागल विवेक जो अभी यहाँ बोलकर गया है वो बात भी इसे बता दो, ताकि मैं इसकी अर्थी उठाने का इंतजाम कर सकूं। इतना कहकर रंजीत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। अवनी ने विघ्नेश से कहा, विवेक और सविता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अवनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विघ्नेश फर्श पर लोट पोट कर जोर जोर से हंसने लगा। विघ्नेश ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, पर ये मत कहना कि वो मर्दों जैसी दिखने वाली लड़की विवेक से प्यार करती है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। कृष्णा ने मुझे उसके बारे में सब बता रखा है। अवनी ने गंभीर होकर कहा, अरे ये सच है, वो दोनों लव बर्ड्स बन चुके हैं। ये सब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, कल मेरी और विवान की ही शादी होने वाली है। ये सुनते ही विघ्नेश की हंसी गायब हो गई और वो सन्न रह गया। उधर विवान कमरे में तेज ठंड और बुखार से तड़प रहा था। उसका ख्याल रखने वाला वहां कोई नहीं था। वो अकेले में बस अवनी अवनी बड़बड़ा रहा था। घर में कम से कम 50 रिश्तेदार और दोस्त थे, पर विवान इस वक्त बिल्कुल अकेला बेबस पड़ा था।